हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड बच्चों। पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डोबर्नियर क्लासिफिकेशन देखा, लेवोइजियर का क्लासिफिकेशन देखा, न्यूलैंड ऑक्टेव का क्लासिफिकेशन देखा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखा, उसमें मेंडलीव की मेरिट और डीमेरिट भी देखा। अब जो हम लोगों को पढ़ना है फाइनल जो पीरियोडिक टेबल आज के तारीख में सक्सेसफुल चल रही है, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोसले। ये नाम याद रखना बच्चों, हेनरी मोसले। इसका नाम 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में बिफोर लास्ट ईयर पूछा था। हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो क्या आएगा? हेनरी मोसले। अब मैं आज के दिन में, आज के पीरियड में इस टेबल से रिलेटेड जो भी आउटलाइन है वो पढ़ाऊंगा। केवल आउटलाइन में काफी मैटर है, वो सब की जानकारी आपको धीरे धीरे हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें प्रॉपर्टीज इस टेबल की पूरी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, देखिए इस पीरियोडिक टेबल को मैंने शॉर्ट में बोर्ड पे बनाया है। इसमें वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम 1, 2, 3 से 12 तक मैंने एक साथ लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में हमको स्टडी नहीं करना है। 10th लेवल पे स्टडी आपको नहीं करना है। ये 12th लेवल पे जब आप पहुंचेंगे तब आपको इसको स्टडी करना है। 11th में है आपके। तो ये जो है पूरा जो है इतना पोर्शन नहीं पढ़ना आपको। फिर ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी कितने वर्टिकल कॉलम हो गए? 18। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। देयर आर 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप हैं? 18 वर्टिकल कॉलम। देखिए 1, 2, 3 से 12 तक, यहां 13, 14, 15, 16, 17, 18। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप सुनते रहना, सब चीजें आपके दिमाग में धीरे धीरे आ जाएंगी। मैं एक एक चीज को 2-2 बार रिपीट करूंगा। वर्टिकल कॉलम समझ गए? जो खड़ी लाइन है, ऐसे खड़े कॉलम, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्रुप। कितने ग्रुप हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप हैं। ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए गए। देखिए ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम, यहां से देख लो, बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। ये टोटल जो है 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है। कितने हैं? ये लिखा है 7। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर नोन एज पीरियड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? पीरियड। कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड्स हैं। बात क्लियर होगी? देखिए मैंने पीरियड लिख दिया, एरो का निशान नीचे की तरफ लगाया, यहाँ ये ग्रुप, पूरा ग्रुप लिखा हुआ है। ये पूरी लाइन है ग्रुप, और ऐसे वाली सारी पीरियड। तो ग्रुप कितने हो गए? 18। पीरियड कितने हो गए? 17। अब थोड़ा सा एक एक बात और बढ़ाते हैं इसकी। ग्रुप और पीरियड क्लियर हो गया दिमाग में? ओके। अब देखिए ग्रुप नंबर 1 के जितने मेटल्स हैं या जितने एलिमेंट्स हैं, उनमें से हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में रखा है, लेकिन एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में इसको बाहर रखा है। ये ग्रुप नंबर 1 में काउंट नहीं होगा, अबव द ग्रुप नंबर 1 में काउंट होता है। ठीक है, टेबल रियल में यहां से नहीं है, टेबल यहां से है, ऐसा इसको आउट कर रखा है। तो ग्रुप नंबर 1 के जितने मेटल्स हैं, दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। क्या कहलाएंगे? एल्कली मेटल। metals belonging to group number 1
metals belonging to group number 1 are called alkali metal. आपने एल्कलीज की डिफाइन पहले एसिड बेस साल्ट में मैंने पढ़ाया आपको. एल्कलीज मीन्स बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली. जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाएं उनको हम क्या कहते हैं? एल्कली. यानी इस ग्रुप के जितने, ग्रुप नंबर 1 के जितने मेटल्स हैं, दे फॉर्म द बेस यानी एल्कलीज. ऐसे एल्कली जो पानी में सोल्यूबल है, इसलिए इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्कलीज मेटल. क्लियर? अब ग्रुप नंबर 2 के जो मेटल्स हैं, दे आर नोन एज एल्कली अर्थ मेटल फैमिली. देखिए दो नाम आ रहे हैं इसमें. एल्कली तो यहां पर भी है, एल्कली अर्थ मेटल फैमिली. एल्कली अर्थ मेटल फैमिली का मतलब हो गया, इनके जो एल्कलीज हैं दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. कैल्शियम, बेरिलियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इनके जो एल्कलीज हैं दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. सो दे आर नोन एज एल्कली अर्थ मेटल फैमिली. तो क्या कहेंगे अपन? बिकॉज द एल्कलीज ऑफ these elements are present in earth, so they are called alkali earth metal family. Clear? बच्चों अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग. ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहा हूं मैं, या पहले ये कर लो ग्रुप नंबर 3 to 12. ग्रुप नंबर 3 to 12. Elements belonging to group number 3 to 12 are called transition element. ट्रांजिशन मेटल. क्या कहेंगे इनको हम लोग? ट्रांजिशन मेटल. किसको? इनको. क्यों? नाम समझ लो, ये एग्जाम में कुछ भी इसका पूछेगा नहीं आपसे. ट्रांजिशन मेटल का मतलब है ट्रांजिट होना, यानी चेंज होना, वेरिएबल होना. सिंस द मेटल्स ऑफ दिस ग्रुप हैव वेरिएबल वैलेंसी, इनकी जो वैलेंसी है फिक्स नहीं होती है, बदलती है, चेंज होती है, एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल. जैसे एग्जांपल के लिए आयरन इसी ग्रुप में आएगा. आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है. कॉपर भी इनमें ही आएगा. कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, कॉपर की वैलेंसी 2 भी होती है. यानी इनकी वैलेंसी वेरिएबल है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल. मेटल्स विच हैव वेरिएबल वैलेंसी आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल. क्लियर? अब आगे आइए, थोड़ी ऐसे ही बात करते हुए 17 ग्रुप में आइए. एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 17 ग्रुप आर नोन एज हेलोजन फैमिली. हेलोजन फैमिली, इनको हम हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स कहेंगे. जैसे एग्जांपल के यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? हेलोजन फैमिली. इसका मीनिंग भी मैंने अभी कल ही बताया था आपको, परसों. हेलो का मतलब साल्ट, जन का मतलब जनरेट करना, साल्ट जनरेट करने वाले. एक्चुअल में ये जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल they produce salt, so they are known as halogen family. So they belong to halogen family. Halo means salt, jan means generate करना. salt को generate मतलब produce, salt produce करने वाले ये एलिमेंट हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं हेलोजन. अब आइए, ये ऊपर से थोड़ा रफ कर रहा हूं मैं. जो 18th ग्रुप के 7th पॉइंट मेरा, 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 18th ग्रुप, दे आर नोन एज इनर्ट एलिमेंट.
इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव. इनर्ट मीन्स, इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव. इन एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है. हीलियम में एक ही ऑर्बिट है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है. इनके सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है. सो दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल. सो दीज एलिमेंट्स आर नोबल. सो दीज एलिमेंट्स आर अनरिएक्टिव. सो दीज एलिमेंट्स आर इनर्ट. क्लियर हो गई बातें. इनको नोबल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, नोबल गैसेस, ये गैस भी हैं. और इनको जो है हम लोग अनरिएक्टिव एलिमेंट्स भी कह सकते हैं. क्लियर. क्यों ये इनर्ट है? बिकॉज देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटेड. इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है ये कंप्लीट है. ओके. इसमें गाड़ी ये नियॉन है, या आर्गन है, या क्रिप्टन है, ये सारे हैं, इनको याद करेंगे. बच्चों अब इनके बाद में बात कर रहा हूं मैं 8th पॉइंट पे. ये देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन, सॉरी ये तो हो चुका है ट्रांजिशन एलिमेंट. अब बात कर रहा हूं मैं मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स क्या करते हैं? देखिए मैंने लिखा है ये 13 ग्रुप से शुरू हो रहा है. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम. ये जितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप नंबर 13 से शुरू होते हैं, इधर 16 में खत्म हो जाते हैं. ये कहलाते हैं मेटलाइट्स बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. यानी एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स की खास बात, दे सेपरेट द मेटल एंड नॉन मेटल. देखिए ये मेटेलॉइड की जो सीरीज चल रही है इससे, इसके इधर है नॉन मेटल, बहुत कम, थोड़े से ही है. 22 कितने? मात्र 22 नॉन मेटल्स हैं. वो मेटेलॉइड्स के राइट साइड में. यानी इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द राइट साइड देयर आर द नॉन मेटल्स, और इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर द मेटल. लेफ्ट साइड में कौन है? मेटल. राइट साइड में कौन है? नॉन मेटल. एक बार पूछा था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो आपको क्या लिखना था? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मेटल्स आर प्रेजेंट. और नॉन मेटल कहाँ है? राइट साइड में. और इनको 2 भागों में सेपरेट कौन करता है? ये देखिए सीढ़ी घुमा जाएगी इस तरह से. ये जो है कौन है? मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स जो है इनको सेपरेट करते हैं. क्लियर. इसके बाद ये जनरल बातें चल रही है. देखिए ये मैंने 6 पीरियड में आई है. 6 पीरियड में 3rd ग्रुप के अंदर लेंथेनम. लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57. ठीक. यहां से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर 71 तक वाले इसके अंदर नहीं है. वो निकाल के पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे बुक में नीचे रखे हुए हैं. यानी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एटॉमिक नंबर 57 to 71 आर कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज. लेंथेनॉइड सीरीज यानी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एटॉमिक नंबर 71 to 57 to 71. ये एलिमेंट्स जो है क्या कहलाएंगे?
लेंथेनॉइड सीरीज। इनके बारे में कुछ पढ़ना नहीं आपको, ये जनरल आइडिया केवल दे रहा हूं। लेंथेनॉइड सीरीज को कोई याद करने की जरूरत आपको नहीं है, न तो इस टेबल को पूरा याद करने की जरूरत है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आप एटॉमिक नंबर याद करें और एक जनरल आइडिया जो मैं दे रहा हूं इसके बारे में जनरल आइडिया ये रखें। और जो एग्जाम में बातें पूछी जाती हैं मेनली वो इन्हीं में से छोटी मोटी बात पूछी जाएगी। और मेन जो टॉपिक इसका जो कल पढ़ाऊंगा मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड, इनमें से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ओके बच्चों, ये बात किया मैंने लेंथेनॉइड सीरीज। 10वीं बात आ रही है एक्टिनाइड सीरीज। ये देखिए 7th पीरियड में, चलिए यहां आइए, ग्रुप नंबर 83 में ही एक्टिनियम है। कौन है? एक्टिनियम। उसका एटॉमिक नंबर 89 और लास्ट कहां तक का एलिमेंट 103 तक का है। यहां नहीं है, वो नीचे रखे गए हैं टेबल में, आप बुक में देखिएगा। तो एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक वाले एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज एक्टिनाइड सीरीज। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एटॉमिक नंबर 89 to 103 आर कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज। इनको हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। क्लियर हो गई बात? ये बच्चों छोटी छोटी चीजें जो हम लोग और थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, इसमें जो आपके काम में आने वाली हैं। ये सारे मेटलाइड्स, ये सब हो गए आपके लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ट्रांजिशन, मेटल्स लेफ्ट साइड में हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ी सी चीजें और छुट्टी रह गई हैं जो ग्रुप में आनी है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको भी कल आएगा तो इनकी थोड़ी थोड़ी आइडिया ले लेते हैं अपन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं देखें जरा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने मेटल और मेटल में पढ़ाया था इसको आपको। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट की ऑर्बिट होती है उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अब बच्चों वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी देखिए, जो मेटल है, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 1 और 2 और 3। आउटर मोस्ट में इनके 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके। क्लियर है? यानी एलिमेंट्स हैविंग 1 और 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, दे आर कॉल्ड मेटल्स। तो मेटल की डिफाइन ये भी लिख सकते हैं। मेटल क्या हो गए? एलिमेंट्स हैविंग 1 और 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम आर कॉल्ड मेटल्स। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ये मेटल नहीं है। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ये मेटल नहीं है। ठीक? और नॉन मेटल में इसके आगे वाले सारे एलिमेंट्स हैविंग 4 और 5 और 6 और 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इनको हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल्स। जिनके जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन और मेटल के 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर?
अब बच्चों वैलेंसी क्या जरा देखो, मेटल क्या करते हैं, रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करते हैं, खोते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। यहां ले लेता हूं, सोडियम का केस लीजिए। पहले बता चुका हूं मैं आपको, एटॉमिक नंबर 11, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। अब इसको स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले तो 8 हो जाएंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो कि केमिकल रिएक्शन में अवेलेबल नहीं होती है। तो बेस्ट ये क्या होता है इसके लिए, ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन ये खो देता है, लॉस कर देगा। जब लॉस कर देगा तो आउटर मोस्ट की ऑर्बिट ये बन गई, ऑटोमेटिक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उसकी वैलेंसी, ये जिसके आउटर मोस्ट में 1 तो 1 लॉस करेगा, इसकी वैलेंसी 1। जिसका आउटर मोस्ट में 2 तो 2 लॉस करेगा, उसकी वैलेंसी 2। जिसका आउटर मोस्ट में 3 तो 3 लॉस करेगा, तो उसकी वैलेंसी 3। क्लियर? सेम ऐसे ही ये मेटल की बात हो गई। तो मेटल है वैलेंसी 1 और 2 और 3। मेटल की वैलेंसी 1 होगी, या तो 1 लॉस करेगा, या 2 या 3। नॉन मेटल के केस में देखते हैं, एक नॉन मेटल का एग्जांपल देख लें। ये सब अपने को प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा मैं कल आपको, तो उसमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे क्लोरीन एग्जांपल के लिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो पहले ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 17 का होगा 2 8 7। और इसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 के लिए क्या करेगा, 7 को या तो लॉस कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो इतनी एनर्जी केमिकल रिएक्शन में अवेलेबल नहीं होती है ये लॉस कर सके। इसलिए इसके लिए बेस्ट क्या है, गेन द 1 इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। नॉन मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जिसका आउट करेगा 1, ये 1 गेन कर लेगा। जिसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन कितना गेन करेगा, 8 होने के लिए 2, तो उसकी वैलेंसी 2। इससे कितना 7 है तो कितना गेन करेगा 1, तो उसकी वैलेंसी 1। जिसका आउटर मोस्ट में 5 है, 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो उसकी वैलेंसी 3। क्लियर? तो 5 वाले को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंसी 3। 6 वाले को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वैलेंसी 2। 7 वाले को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वैलेंसी 1। 8 वाले को कुछ भी नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंसी 0। और जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, न तो वो लॉस करेंगे न तो वो गेन करेंगे, वो आपस में शेयरिंग करके अपने 8 को पूरा करते हैं। ठीक, उसको मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, बताऊंगा आपको। ठीक, तो नॉन मेटल की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी शेयर करने वाले 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, या फिर गेन करने वाले 3, या और लगा लो 2 और 1, या फिर 0। तो वैलेंसी नॉन मेटल की कितनी हो जाती है बच्चों, 4 3 2 1 0। ओके, और मेटल की वैलेंसी 1 2 3। ये बात ध्यान रखना, ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये 4 को शेयर करते हैं, 3 2 1 को ये शेयर भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे की बात हम लोग करते हैं। बच्चों मेटल और नॉन मेटल की जो हम बात कर रहे हैं, आपने देखा मेटल ऑलवेज लॉस द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मेटल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक,
जिस मेटल में प्रोटॉन, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे ये सोडियम है, अपने को जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। सोडियम के न्यूक्लियस में ये N है, सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन यानी 11 प्लस चार्ज है न्यूक्लियस में। और ये यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 2, यहां 1। ऐसे एल्यूमिनियम का देखें, इसके न्यूक्लियस में 13 प्लस चार्ज है और यहाँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 8 और आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो बच्चों जरा ध्यान देना। अब सोचना यह है कि अपना आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कौन करेगा, रेडीली, फास्ट, ये या ये। और एक चीज और सोच लो, ये कैसे पता चलेगा जल्दी कौन लॉस करेगा? जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 17 प्लस चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, इनके ऊपर ये अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन का। ठीक, तो ये अट्रैक्शन का जब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो ये 11 प्लस चार्ज हैं और यहाँ 13 प्लस चार्ज हैं, कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा? 13 वाला ज्यादा लगाएगा, 13 वाला ज्यादा लगाएगा जल्दी से। जरा एक चीज और फिर से इसको बनाता हूं मैं, थोड़ा इसको आइटम की साइज को भी कंपेयर कर दूंगा मैं। 1 2 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3। देखिए अब सही बात, जो इसके पास 13 प्रोटॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पे इसकी तुलना में ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो जल्दी और ये जो है कम फोर्स लगा रहा है। ये फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये स्लो। ये जो लॉस करना होगा, लॉस फास्ट, और ये क्या करेगा? लॉस स्लो। क्यों ऐसा? देखो एटम की साइज देखो, इसकी तुलना में ये छोटा है। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि इसके पास 13 प्रोटॉन है, तो ये ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा खींच रहा अपने तरफ, ये कम खींच रहा अपने तरफ। ये इसका जो न्यूक्लियस है ऑर्बिट्स को ज्यादा खींच रहा है, इसलिए ऑर्बिट श्रिंक हो गई, छोटी हो गई। छोटी हो गई तो एटम की साइज छोटी हो गई, और ये कम फोर्स लगा रहा था, इसलिए ऑर्बिट इसकी थोड़ी श्रिंक नहीं है, इसलिए एटम की साइज बड़ी है। बड़ी है तो न्यूक्लियस की दूरी भी ज्यादा है, और ये न्यूक्लियस से दूरी कम है, तो कम होने से ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है, और ये दूरी ज्यादा होने से फोर्स कम लगा रहा है। तो इसलिए ये जल्दी लॉस कर रहा है, ये स्लो लॉस कर रहा है। जो जल्दी लॉस करेगा इट विल बी मोर रिएक्टिव, इन दोनों को कंपेयर करें, और ये लेस रिएक्टिव। ठीक, समझ आगे बात? जिस मेटल की साइज छोटी होगी, वो जो है अपने आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस नहीं होंगे, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट स्लोली करेगा, इसलिए लेस रिएक्टिव। और जिसके एटम की साइज बड़ी होगी और वो अपने इलेक्ट्रॉन पे आउटर मोस्ट पे कम फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा, तो वो रिएक्शन में भाग फास्ट लेगा, इसलिए मोर रिएक्टिव। ये तो मैंने मेटल्स का कंपेयर किया। ऐसे ही सेम नॉन मेटल का कंपैरिजन देख लो। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 3 वाला ले लो, जो ताकि ऑर्बिट सेम रहे।
ऑर्बिट का नंबर सेम रहे। आपका फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15, 285। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 287। देखिए ऑर्बिट दोनों में 3-3 है। ऑर्बिट कितने? दोनों में 3-3। इसके जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है कितने हैं? 15 प्लस चार्ज। और इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो 17 प्लस चार्ज। पहले ऑर्बिट में इसके ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरी में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब देखिए, इसका आइटम छोटा है, इसका आइटम बड़ा है। क्यों? प्रोटॉन 17 है, तो ऑर्बिट्स पे ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे तो ऑर्बिट सिंक हो जाएगी, और ये कम फोर्स लगाएंगे तो इसकी तुलना में बड़ी रहेगी एटम की साइज। इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है बीच में, ये भी खींचना चाहता है, ये भी खींचना चाहता है। कौन जल्दी खींचेगा? किसके न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है? इसके पास। ये जल्दी खींच लेगा इसको, क्योंकि इसमें 17 प्रोटॉन है, इसलिए ये क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। इनको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। ये गेन करेगा स्लोली, और ये गेन करेगा, ये बात इसकी हुई, और ये गेन करेगा फास्ट। इसलिए क्या होगा? मोर रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव। ये कौन सा नॉन मेटल जो स्लोली गेन करे, गेन स्लोली लेस रिएक्टिव, गेन फास्ट मोर रिएक्टिव, ये नॉन मेटल है। ठीक। नॉन मेटल में जो एटम छोटा होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, जो एटम बड़ा होगा वो लेस रिएक्टिव। क्लियर? अब देखो, बात करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। हालांकि कार्बन कंपाउंड का जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो फिर से वहां आएगा, लेकिन मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल की अगर अपन बात करें, जो नॉन मेटल्स हैं वो आपस में 2 तरीके से अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, दूसरा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। जैसे एग्जांपल देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट octet. To complete octet is called covalent bonding. जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मान लो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इसके पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 है। ये ऑक्सीजन खुद से ही जोड़ना चाहता है, तो ये मान लीजिए ऑक्सीजन के फर्स्ट, सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये क्या करेंगे? दोनों के पास में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आइटम जुड़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को कहेंगे कि अपन दोनों एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं। यहां से हटाइए, यहां रखिए, यहां से हटा दीजिए, यहां रखिए। अब ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये भी अपना समझेगा और ये भी अपना समझेगा। लेकिन अब देखिए, काम पूरा हुआ क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुए।
ये क्या करेंगे, फिर एक एक रखेंगे दोनों। आप देखिए, अब ये चारों इलेक्ट्रॉन ये भी फील करेगा मेरा है, ये ऑक्सीजन है ये भी, और ये भी फील करेगा कि ये चारों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी हो गए और इसके भी हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ चक्कर मारेगा, ऐसे 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 दोनों की चारों तरफ घूमेगा। इसलिए दोनों क्या करेंगे, दे फील दैट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइन। क्लियर है? तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा शॉर्ट में यहां बता रहा हूं बच्चों, आपके काम भरी। कार्बन कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय डैश साइन। ये देखिए इस तरह की साइन से शो करेंगे। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को डैश साइन से शो करेंगे। दिस डैश साइन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। दिस डैश साइन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। एक बार फिर से सुन लें, ये जो शेयर्ड पेयर, कितने पेयर शेयर हुए हैं, एक पेयर दो पेयर। यहां मैं दो लाइन खींचता हूं, ये ऑक्सीजन का आइटम एक और ये, एक पेयर ये एक पेयर ये, एक लाइन ये एक लाइन ये। इसी डैश साइन को हम कह रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करेंगे, डैश साइन से। दिस डैश साइन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर बच्चों? अब देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग एक ही एलिमेंट्स के आइटम्स के बीच में हो सकती है, जैसे आपने देखा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। लेकिन आयनिक बॉन्डिंग जो मेटल में पढ़ा आपने, वो मेटल मेटल के बीच में नहीं होती। कोवेलेंट बॉन्डिंग सेम एलिमेंट्स के आइटम के बीच में भी हो सकती है और डिफरेंट आइटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम के बीच में भी हो सकती है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्डिंग, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन है, इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 2 8 7 और ये 1। इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका एटॉमिक नंबर 1। ठीक। अब जिसके आउटर में एक ही ऑर्बिट है उसको तो चाहिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 होने पे ये संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जिसके आउटर मोस्ट में 7 है, इसको 8 होना चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में यहां रख लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। क्लोरीन समझेगी कि ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मेरा है, हाइड्रोजन समझेगा ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मेरा है, और ये दोनों की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ठीक। तो ये जो है बन जाएगा आपका HCl। क्या बन जाएगा, HCl। वैलेंसी देखो, तो हाइड्रोजन के ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन ने भी एक किया तो इसकी वैलेंसी 1। ये अपन 9th में पढ़े थे फार्मूला बनाना, अगर वैसे देखोगे ये बन गया फार्मूला, हाइड्रोजन भी 1 क्लोरीन भी 1, बन गया फार्मूला HCl। क्लियर? तो बच्चों यहां पे जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए फास्फोरस को देखा आपने, उसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3। क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो वैलेंसी हो गई 1। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 इसको दे दो, ये 1 3 इसको दे दो,
PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। अपन 9th में पढ़े थे वैलेंसी ट्रांसफर करना, वैलेंसी ट्रांसफर करके फार्मूले बना लेते हैं। ठीक, एक्चुअल में इसका मतलब ये हो गया फास्फोरस एक रहेगा और क्लोरीन के 3 एटम उसके साथ शेयरिंग करेंगे। ठीक, तब जाकर के फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तब वो 8 बन जाएगा, जिसको मैं दिखा देता हूं। देखो फास्फोरस, मैं आउटर मोस्ट का लिखूंगा इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का आउटर मोस्ट 1 2 3 4 5 2 8 5, ये मैंने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन दिखाया बच्चों। क्लोरीन के 2 8 7 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो ये क्या करेगा, पहले एक क्लोरीन के साथ यहां शेयरिंग हो गई, इसका तो 8 पूरा हो गया, लेकिन इसका हुआ क्या देखो, नहीं हुआ। 2 2 4 2 6 हुए। फिर क्या करेगा, ये दूसरे क्लोरीन के साथ और शेयरिंग करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 वाला यहां रख लीजिए, इसका भी एक यहां से मिटा करके यहां कर लीजिए। और इसने क्या किया, ये देखिए इस क्लोरीन के साथ भी शेयर कर लिया। अब इसका भी पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 तो 8, इसके 2 2 4 2 6 7 ही हुए। फिर एक क्लोरीन के साथ शेयर करेगा ये 1 2 3 4 5 6 7, और यहां बीच में रखेंगे इसका भी, इसका भी। अब इसका भी 8 हो गया और इसका भी 8। एक फास्फोरस कितने क्लोरीन के साथ शेयर किया, 3 के साथ, इसलिए फार्मूला क्या बना, PCl3। तो हम लोग इतना ना बना करके शॉर्ट में करते हैं, फास्फोरस की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये 1 इसको, ये 3 इसको, बन गया PCl3। क्लियर। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है हमेशा। कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके किसके बीच में है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग। और आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग मेटल प्लस नॉन मेटल हमेशा, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा इसको। ठीक है बच्चों, एक चीज और यहां एक प्रॉपर्टीज आएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन का मैं बनाऊं 1 2 3 4 5 6 और 7वां यहां रख देता हूं, इसका यहां रख देता हूं 2 8 7 और ये 1। तो इसके कितने हो गए 2, हाइड्रोजन के 2 ही चाहिए, एक ही ऑर्बिट है। इसके कितने हो गए देखिए 8, 2 2 4 2 6 तो 8। प्रोटॉन किसके न्यूक्लियस में ज्यादा है, स्वाभाविक क्लोरीन के न्यूक्लियस में। क्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन 17, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन 1। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन खींचेगा अपनी तरफ, क्लोरीन। इसलिए देखिए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को मैंने क्लोरीन की तरफ ज्यादा दिखाया है, क्लोरीन की तरफ ज्यादा दिखाया है। इसका मतलब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, देन द हाइड्रोजन। ठीक, इसीलिए हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज लिखते हैं, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज। बच्चों हाइड्रोजन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं बनती है, जबकि आयनिक कंपाउंड ही करंट के गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ध्यान देना, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, खास करके एसिड में, जैसे ये पानी में डिजॉल्व करोगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोरीन चला जाएगा, तो हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे माइनस चार्ज, ये आयनाइज हो गए। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट कंपाउंड करंट को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ये एक्सेप्शन है, जितने एसिड होते हैं वो करंट को कंडक्ट करते हैं, जबकि वो नॉन मेटल के बीच में ही
बनते हैं। कारण इसके पीछे कि एक जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पानी में डिजोल्व करने पर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लेकर के चला जाएगा और इसके पास नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ हाइड्रोजन के साथ चीटिंग हो जाती है एक तरह से। कब? जब पानी में डिजोल्व होता है। इसने तो बेचारे ने शेयर किया किस लिए कि हम दोनों फील करेंगे कि हमारा है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब पानी में डिजोल्व करते हैं तब ये इसको लेकर के चला जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कल आएगा नाम इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका क्या मतलब है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन is more electronegative than hydrogen। क्लियर? यही पे एक चीज और मैं बता दूं, अब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा तो आपको परसों कंफ्यूजन ना हो, कल उसको मैं क्लियर कर दूं। आपने देखा बच्चों, ये टेबल को ठीक से देखो, ये वाला एरिया जो है यहां तक जो है ये मेटल वाला और ये नॉन मेटल वाला, ये नॉन मेटल वाला। ठीक, तो नॉन मेटल ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स मेटल कौन सी बॉन्डिंग करेंगे? आयनिक बॉन्डिंग। ठीक, और नॉन मेटल और नॉन मेटल वाले ही आपस में कौन सी बॉन्डिंग करेंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये याद रखें आप लोग। नॉन मेटल कौन से करेंगे? कोवेलेंट। मेटल और नॉन मेटल कौन सी करेंगे? आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर? अब जरा कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देख लो। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज मैंने उसमें पढ़ा दिया था। किसमें? मेटल और नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड है क्या? कंपाउंड फाउंड बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। कंपाउंड फाउंड बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के लिए आपका CO2, ठीक, आपका CH4, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड। ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। ये जनरली क्या होते हैं? जनरली बैड कंडक्टर ऑफ करंट। दूसरा, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल। तीसरा, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक। चौथा, हैव लो MP यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो क्या होते हैं? करंट के बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो आयंस नहीं बनाते हैं, केवल एसिड को छोड़ करके। ठीक, और पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, एसिड को छोड़ करके। मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। और आयनिक कंपाउंड इसके उल्टी प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड को मैंने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में, गुड कंडक्टर हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं, और दे आर जनरली सॉलिड, वो सभी सॉलिड होते हैं, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनकी हाई होती है। क्लियर बच्चों? ये मैंने जितने टॉपिक आपके पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पढ़ने में काम में आने वाले थे सब पढ़ा दिया, और मैं डायरेक्ट कल आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड पढ़ा सकता हूँ। एक ध्यान रखना,
प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड तभी समझ में आएगी जब आज का लेसन जब आप वीडियो देखे रहेंगे, तो डायरेक्ट उसको देखेंगे तो बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।